ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। आपका हमारे चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम फर्स्ट ये इनिशिएटिव लिया था कि जिसमें मॉक टेस्ट अंडर राइटिंग की केसेस के बारे में बात करनी शुरू की थी। तो पहले वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, जिसमें अप्रोक्स कुछ 250 लोगों ने व्यू किया, लाइक किए और कुछ लोगों के उस पर कमेंट भी आए। तो इसी को देखते हुए मैं एक दूसरा केस प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने। और जो इस टाइप की वीडियो को लाने का पर्पस भी यही है क्योंकि हर जो केस होता है वो हर केस अपने आप में यूनिक होता है, और उस केस में चैलेंजेस जो हैं और उसका जो प्रोफाइल है, कोलेटरल की डिटेल है, तो हर केस एक नए आपको नई लर्निंग देके जाएगा, नए चैलेंजेस के बारे में बताएगा और उस चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है उसके बारे में आपको बताएगा। तो अफोर्डेबल सेगमेंट में बेसिकली पॉलिसी जो होती है, पॉलिसी एक आप ये कह सकते हैं मोटा मोटा एक फ्रेमवर्क होता है, बट 90% केसेस में आपको वो पॉलिसी के अंदर आपके फिट नहीं बैठेगा या फिर पॉलिसी से कुछ अलग हटके चीज़ें होंगी। तो उन्हीं चीज़ों को हम चैलेंजेस कहते हैं, और उसको कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम किया जाता है या मिटिगेट किया जाता है, हम इन मॉक टेस्ट के द्वारा वही चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वीडियो को लाने का पर्पज़ भी यही है कि आप डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उन केसेस पे कॉल ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हमारा जो कस्टमर है वो एक वेजिटेबल फ्रूट्स या शॉप्स है उसकी, जिसमें वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की सेलिंग करता है। और उसका जो मंथली इनकम है वो अप्रोक्स 43,000 का है, जो कि नेट ऑफ ऑल हिज एक्सपेंसेस हैं, जिसमें उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल है, शॉप का रेंट है और लेबर चार्जेस है, प्लस फेट एंड कैरेज है। तो ओवरऑल सारे एक्सपेंसेस को हटाने के बाद जो उसका मंथली होम टेक इनकम है वो अप्रोक्स 43,000 के आसपास का है। और अगर हम उसके फैमिली एक्सपेंसेस की बात करें, एग्जिस्टिंग लोन्स की बात करें, तो अभी उसमें कोई एग्जिस्टिंग लोन्स उसके पास अवेलेबल नहीं है, वो फर्स्ट टाइम बायर है। उसकी फैमिली में 3 बच्चे हैं, जिसका ओवरऑल हाउस होल्ड एक्सपेंस जो है अप्रोक्स 10,000 रुपये के आसपास आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें 33,000 जो है वो उसका एक सेविंग या उसका अवेलेबल इनकम है, जिसके ऊपर हम ईएमआई दे सकते हैं। तो चलिए हम इनकम की हमारी कैलकुलेशन हो गई है कि उसके पास 33,000 का कैश फ्लो है, जिसके बेसिस पे हम उसे इनकम दे सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कोलेटरल की, जहाँ पे कोलेटरल में हम ये कह रहे हैं कि एक जड़ से प्रॉपर्टी दे रहा है 50 गज की, जिसका स्ट्रक्चर जो है ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर्स का बना हुआ है। और इस केस में जो हम 7 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, तो 7 लाख रुपए के ऊपर हमारा एलटीवी जो है वो 43% जा रहा है, और हमारे लैंड की वैल्यू जो है वो अप्रोक्स 8.5 लाख रुपए है, और टोटल कंस्ट्रक्शन प्लस लैंड मिला के 17 लाख रुपए है उस कोलेटरल की वैल्यू। इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आ रहा है वो उसकी वाइफ के नाम पे आ रहा है, जो कि हमारे इंस्टॉल मीटर के साथ मैच भी कर रहा है। प्लस जो हमारी डॉक्यूमेंट्स यानी कि सेल डीड पे जो उनके 4 साइड बाउंड्रीज होती हैं, वो 4 साइड बाउंड्रीज में से 2 साइड बाउंड्री मैच हो रही है, जिसमें एक रोड साइड की बाउंड्री जो है वो मैच नहीं हो रही है। अदर 2 साइड्स की बाउंड्री मैच हो रही है। और जो प्रॉपर्टी का स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो 100% है। तो चलो अभी तक हमने कस्टमर के प्रोफाइल और कोलेटरल के बारे में डिस्कस कर लिया कि कस्टमर क्या करता है और वो हमें कौन सा कोलेटरल ऑफर करने जा रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस केस में चैलेंज क्या क्या है और हमें उसे कैसे ओवरकम करना है। तो सबसे बड़ा चैलेंज इसमें ये है कि जो इनकम है हमारे पास वो कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बिकॉज कस्टमर हमारा जो है ना कहीं आईटीआर फाइल करता है, ना वो बैंक में कैसा कैश डिपॉजिट करके रखता है, और ना ही उसके पास कोई सॉलिड प्रूफ है जिससे वो जस्टिफाई कर पाए कि जो 43,000 की हम जो इनकम कंसिडर कर रहे हैं वो एक्चुअली में 43 की है। बिकॉज ना वो कहीं कच्चा डायरी मेंटेन कर रहा है प्रॉपरली, ना ही वो कहीं बैंक में पैसा रख रहा है, ना ही उसने कोई ऐसा जीएसटी नंबर वगैरह ले रखा है जिससे वो प्रूफ कर पाए। तो ये प्योरली असेसमेंट बेस्ड प्रोफाइल है, जिसमें हमें अपने जजमेंट के बेस पे कॉल लेना है, जिसमें हमें उसके बिजनेस सेटअप को देखते हुए कॉल लेना है, जिसमें हमें उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस और कितने टाइम से वहाँ पे काम कर रहा है, क्या उसके कस्टमर फुटफॉल है, क्या उसकी लोकेशन है, कितना वो एवरेज मंथली सेल कर रहा है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, कहाँ से माल लेके आता है, सीजनल बिजनेस है या नॉन सीजनल बिजनेस है, किस लोकेशन पे बैठा है, और कितने उसके एक्सपेंसेस हैं, और कितना उस
साइड का चैलेंज हुआ जहाँ पे हमारे को इनकम को असेस करते वक्त हमें ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। दूसरा चैलेंज हमारे को आ रहा है कि जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का टू साइड की बाउंड्री जो है वो मिसमैच आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो उनके सेल डीड पे साउथ, नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट की बाउंड्री है और जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है उसमें वो मैच नहीं कर रही, बिकॉज साउथ या नॉर्थ की जो बाउंड्रीज हैं वो एज पर डॉक्यूमेंट कुछ और है, किसी और का प्लॉट नंबर मेंशन है या उनका नाम मेंशन है, बट एक्चुअल एट साइड पे वो किसी और नंबर का प्लॉट है। तो ये एक जेन्युइन सी प्रॉब्लम या समस्या कह सकते हो आप इसको, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई बड़े टुकड़े का जब सेल डीड हो रही होती है तो किसी बड़े टुकड़े के साइड की बाउंड्री मेंशन होती है, बाद में उस बड़े टुकड़े में से कोई छोटा टुकड़ा बिक जाता है और उसमें उसके प्रॉपर्टी ओनर का नाम या फिर उसका हाउस नंबर हुआ वो चेंज हो जाता है, तो उससे वो बाउंड्री मिसमैच हो सकती है। और इसमें थोड़ा सा ये भी चैलेंज है कि जो रोड साइड की बाउंड्री है वो मिसमैच है, बिकॉज जनरली जो रोड साइड की बाउंड्री है वो मिसमैच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रोड जिस साइड में वो हमेशा उसी साइड में ही रहता है। तो इस केस में हम आप ये देख सकते हैं कि कहीं कोई लिखते टाइम पे कोई जो सेल डीड हमने एग्जीक्यूट करी है उसमें लिखते टाइम पे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, उसकी प्रीवियस चेन में जो रोड साइड है उसका क्या कौन सा डायरेक्शन है, साउथ में है, नॉर्थ में है। और इस केस में आप ये कर सकते हैं एज ए मिटिगेट कि आप उससे इंडैमिनिटी बॉन्ड लें, प्लस अगर उसमें कोई रेक्टिफिकेशन करानी है तो उसमें रेक्टिफिकेशन, अगर वो बाय चांस टाइपो एरर है, रोड साइड उन्होंने गलत तरफ लिख दिया है, तो आप उसमें रेक्टिफिकेशन डीड भी करवा सकते हैं। और प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड है बिकॉज आपका इसमें जो ई मीटर है वो जो बिजली विभाग ने ई मीटर जो इंस्टॉल किया है उस प्रॉपर्टी नंबर पे और उसका जो ऑनरशिप है वो हमारे कस्टमर की वाइफ के नाम पे मैच कर रहा है, तो उन बेसिस पे हम उसको इंडेमनिटी बॉन्ड, रेक्टिफिकेशन डीड एंड ई मीटर मैचिंग के बेसिस पे आप इस पे कॉल ले सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन इसमें डिफरेंट हो सकता है। सेकेंडली अब आते हैं इस केस के मिटिगेंट पे। अब हम मिटिगेंट की बात करते हैं तो इस केस में सबसे अच्छी बात यह क्या है कि ये प्रॉपर्टी जो है हमारे पास विद लैंड प्रॉपर्टी आ रही है, जिसकी लैंड वैल्यू से ही हमारा कुछ 90% की एलटीवी बैठता है। अप्रोक्स हमारा जो 7 लाख का हम लोन दे रहे हैं उसमें 8.5 लाख रुपए की लैंड वैल्यू है। इन केस ऑफ एनी वर्स्ट केस सिनेरियो यू कैन कवर योर लोन फ्रॉम द लैंड वैल्यू ओनली। So overall construction value is an like चेरी ऑन द केक कि आपका जो कंस्ट्रक्शन वैल्यू है वो आपकी लैंड वैल्यू से ऊपर है और लोन वैल्यू से ऊपर है, और इसी वजह से आपकी जो एलटीवी है वो 43% पे जा रही है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो ई बिल है वो उनसे मैच हो रहा है और दो साइड की बाउंड्री मैच हो रही है, तो ये आपके दो मिटिगेट हैं इस केस में। प्लस इसमें क्या है कि आपका जो ईएमआई बनने वाला है वो 7 लाख रुपए का 84 महीने के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कुछ अप्रोक्स 15-16 हज़ार रुपये के आसपास की ईएमआई आएगी। और अभी इसमें जो हमारा कैश फ्लो अवेलेबल था वो अप्रोक्स 33,000 था, तो आपका जो फॉयर है वो भी अप्रोक्स 45 to 50% के बीच में रहने वाला है। तो आपको एक कंफर्टेबल जो कस्टमर है वो कंफर्टेबल ईएमआई भरने के लिए रेडी है। तो ये हमारा केस का पूरा ओवरऑल सिनेरियो था। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में कि आप का इस केस पे क्या ओपिनियन है, हमें इस केस को फंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करना चाहिए तो उसके पीछे क्या सॉलिड रीज़न है, और अगर करना चाहिए तो किस मिटिगेट के बेसिस पे आप उसे रिकमेंड या अप्रूव करना चाहेंगे। तो मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगा और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए केस के साथ प्रेजेंट होऊंगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेंगी और ये हम सबको एक नए लर्निंग की तरफ भी लेके जाएंगे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। सो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब